हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम मंथली कंपाइलेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम फरवरी मंथ की सभी नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स हुए हैं, या फिर कह सकते हो किसी साइट को रामसर साइट शामिल किया गया है, किसी राज्य को नई रामसर साइट मिली है, या जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस भारत ने होस्ट की है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा मंथली कंपाइलेशन का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम फरवरी मंथ के नेशनल इवेंट्स को कवर करेंगे। पहले वीडियो में मैंने फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आपके साथ शेयर की हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, तो मंथली कंपाइलेशन करने का पर्पस यही होता है कि आपको एक ही प्लेस पे कैटेगरी वाइज सारी न्यूज़ मिल जाए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथली कंपाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे पता है आप लोगों के एसबीआई के मेंस हैं, जनरल अवेयरनेस में नेशनल न्यूज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो ध्यान से देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। पहले हम थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के बाद हम इसी पर बेस्ड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आने वाले हर एक वनडे एग्जाम हो या फिर आपका पीएससी एग्जाम्स हो, सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लिंक को शेयर कर देंगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ जी, लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लें आज का सेशन। सबसे पहली न्यूज आती है, इंडिया एड्स 4 न्यू रामसर साइट्स। तो भारत में 4 नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया है। पहली बार झारखंड को और पहली बार सिक्किम को रामसर साइट मिली है। भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स 89 आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं भारत की स्थिति के बारे में, भारत के स्टेटस के बारे में बात करूं, तो एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है इन द टर्म्स ऑफ रामसर साइट। भारत में 89 रामसर साइट है। सेकेंड नंबर पे चाइना है, चाइना के पास 82 रामसर साइट है। तो एशिया में टॉप पर कौन है? आंसर हो जाएगा भारत। ये तो एशिया के रिस्पेक्ट में बात हुई। ना बात करते हैं वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है, 175। उसके बाद आपको मिल जाएंगी मैक्सिको में, और थर्ड नंबर पे है इंडिया। तो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है इन द टर्म्स ऑफ वेटलैंड साइट। अगर हम भारत के स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, तो राज्यों में सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट्स मिलेगी। तो भारत में कितनी रामसर साइट है? 89 है। रिसेंटली 4 नई रामसर साइट्स एड ऑन हुई हैं, और ये अनाउंसमेंट भूपेंद्र यादव जी ने किया है। ठीक है, एक एक करके इन रामसर साइट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला है सकार कोट्टई वर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है। बेसिकली ह्यूमन के द्वारा मैन मेड टैंक है जिसको 1321 एडी में बनाया गया था, और इसे वर्ल्ड सेंचुरी 2012 में डिक्लेयर किया गया था, और ये गल्फ ऑफ मन्नार में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है थेरथांगल वर्ड सेंचुरी। तो थेरथांगल वर्ड सेंचुरी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में। और ये भी एक मैन मेड टैंक है, जो कि 2010 में वर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया था गल्फ ऑफ मन्नार में। ना बात करते हैं खेचरो पालरी वेटलैंड। खेचरो पालरी वेटलैंड आपको सिक्किम में है, और ये सिक्किम की पहली रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये ग्लेशियर से निर्मित एक लेक आपको मिल जाएगी, जो कि लगभग 1700 मीटर की हाइट पर है। नेक्स्ट है उधवा लेक, झारखंड में है, और ये भी झारखंड की पहली रामसर साइट है। कहाँ पर? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इस लेक में आपको 2 वाटर बॉडीज देखने को मिलती हैं। एक का नाम है पतारून और दूसरे का नाम है बरहैल। ठीक है, इन दोनों को मिला के उधवा लेक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, झारखंड राज्य में। रामसर कन्वेंशन के ऊपर डिस्कशन किया है। हम सभी को पता है हर साल 2 को 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे या फिर वेटलैंड डे या फिर आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1 फरवरी 1982 में इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को रेटिफाई किया था। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? केवल देव नेशनल पार्क है राजस्थान में, और चिल्का लेक है उड़ीसा में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 20 रामसर साइट है। सबसे बड़ी रामसर साइट आपको वेस्ट बंगाल में सुंदरवन मिलेगी, और सबसे छोटी कौन है? रेणुका लेक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले फिर से बताना चाहती हूँ, आप इस वीडियो को देखना, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम और इन पर बेस्ड एमसीक्यू मैंने डिस्कस किए हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कीम से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ
पीडीएफ आपको मिलेगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में इन द फॉर्मेट ऑफ मैगजीन। यहाँ पे जो फरवरी मंथ की मैगजीन है जो कि 13 मार्च को लॉन्च होगी, उस मैगजीन में आपको कैटेगरी वाइज सभी करेंट अफेयर्स मिल जाएंगे और उसी का कंपाइलेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस डेट को सेव कर लेना, 13 मार्च को आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है तो आप इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और मोर अपडेट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं मैगजीन को अपलोड करूंगी, लॉन्च करूंगी, टेलीग्राम पे पोस्ट आ जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर अलोकेट 3027 करोड़ रुपीस फॉर डिजास्टर मिटिगेशन। तो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के अंदर एक मीटिंग हुई थी, मतलब इस फंड के रिगार्डिंग एक मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, जहां पे गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है। जितने भी डिजास्टर से संबंधित प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, फ्लड आ गया, तो कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पर मैसिव फायर है या अर्थक्वेक है, तो काफी ज्यादा डिजास्टर होता है। तो यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए ये फंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है इस हाई लेवल मीटिंग में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सभी लोग शामिल हुए थे। और यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर ने इस मीटिंग को चेयर किया था, मतलब चेयरमैन कौन थे, अमित शाह थे, ठीक है। इसमें बेसिकली जो ड्रॉट प्रोन स्टेट है, मतलब जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उनको 2022 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि 49 डिस्ट्रिक्ट में 12 मतलब 49 डिस्ट्रिक्ट्स में 12 राज्यों में कवर किया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 1200 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाइटनिंग सेफ्टी, आपने देखा होगा जब कई बार जब बारिश वगैरह होती है तो बिजली गिर जाती है, तो बिजली गिरने के कारण भी जान माल का नुकसान होता है, तो इसके लिए 186 करोड़ रुपीस दिए हैं। इसके बेनिफिशियरी स्टेट आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मेघालय आपको देखने को मिल जाएंगे। अब फॉरेस्ट फायर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो इसके लिए 818 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं। तो इस तरीके से डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड सैंक्शन किए हैं। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे लॉन्च स्वा रेल सुपर ऐप फॉर द सीमलेस ट्रेवल। अब यहाँ पे देखिएगा, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रेलवे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन से आप टिकट को बुक कर लो, इसके अलावा आप अपनी ट्रेन को ट्रैक कर लो, आप पीएनआर इंक्वायरी कर लो, बुकिंग करने के साथ साथ आप पार्सल सर्विस, कंप्लेंट यूज कर लो, फूड डिलीवरी करवा लो, मतलब सारी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्वा रेल सुपर एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन है रेलवे सर्विसेज के लिए। इससे आपको मल्टीपल ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाउ आर ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने क्या किया है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और इसे एक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह सामने लेकर आए हैं। Environment Ministry announced that framework agreement on establishment of International Big Cat Alliance has officially come into the force। अब यहाँ पे 23 जनवरी 2025 की बात है, जब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 कंट्रीज है जिन्होंने सबसे पहले इसे रेटिफाई किया है, वो सोमालिया है, लाइबिया है, इसके अलावा निकारागुआ है, ठीक है, इंडिया है, ये आपको कुछ कंट्री देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 में हमने की थी, जब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के हम 50 ईयर्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में आप कहेंगे 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पीमा। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना, हम बात कर रहे हैं भारत के एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट गुड्स का भी होता है, एक्सपोर्ट सर्विसेज का भी होता है। तो पहले हम कंबाइंड बातें कर रहे हैं, फिर हम अलग अलग बातें भी करेंगे। इसमें बोला है कि 2023-24 में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 778 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिलेगा, जो कि गुड्स का भी है और सर्विसेज का भी है। ना बात करते हैं टोटल 2023-24 में जो हमारी गुड्स का एक्सपोर्ट है वो 437 बिलियन डॉलर और सर्विसेज का एक्सपोर्ट 341 बिलियन डॉलर है। दोनों को एड ऑन कर दो तो 778 बिलियन डॉलर भारत का एक्सपोर्ट रहा है 2023-24 में। आप यहाँ पे पीआईबी का डेटा देख पाओगे कि 2013-14 के कंपैरिजन में 2023-24 में हमारे देश में 67% इंक्रीमेंट हुआ है आपके एक्सपोर्ट में, ठीक है जी।
अगर हम बात करते हैं हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है, सबसे ज़्यादा हम अपने गुड्स को कहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका में। अमेरिका का शेयर 17.9% है। तो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन गुड्स की कहाँ पर है, अमेरिका में, फिर यूएई, नीदरलैंड और चाइना आपको देखने को मिल जाएंगी। ना बात करते हैं मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट, तो 23-24 में हमारे देश से $15.6 बिलियन मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट हुआ है। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फ़ोन का आफ्टर चाइना। और सबसे बड़ा वायर जो भारत में निर्मित मोबाइल फ़ोन को परचेस कर रहा है वो यूएसए आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो 2023-24 में हमारे देश में $27.85 बिलियन के ड्रग्स की डिलीवरी हमने की है। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ड्रग्स का एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। अगर हम 5 डेस्टिनेशंस के बारे में बात करें जहां पर हम अपने ड्रग्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएसए, अमेरिका, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, यूके और ब्राजील आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में। तो इंजीनियरिंग गुड्स अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे $109 बिलियन के एक्सपोर्ट की है। और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगेन अमेरिका, यूएई, जर्मनी है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी हमारे देश का इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं $22 बिलियन से बढ़कर ये $48 बिलियन है। ऐसा कैसे हुआ, सब कुछ हमारा इतना एक्सपोर्ट इंक्रीज कैसे हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1 अप्रैल 2023 को इम्प्लीमेंट किया था। इसमें हमारा टारगेट है, क्या टारगेट है कि 2030 तक भारत का टारगेट है कि हमें $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है। ये भारत का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोद सावंत इनॉग्रेट द साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। और इन्होंने 10th एडिशन साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेट किया था पणजी में। और ये आपका 10th एडिशन था, 4 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल था, जिसमें कई सारे साइंस से संबंधित लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अपने प्रोजेक्ट को दिखाया। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम विंध्यन परिषद गोवा ने किया था, जिसमें गोवा साइंस काउंसिल और गोवा का जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है इन्होंने कोलैबोरेशन किया। नाउ बात करते हैं थीम। तो यहाँ पर हमारे देश के जो बहुत जाने माने पर्सन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए थीम क्या थी, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये थीम याद रखनी है। नेक्स्ट है इंडिया अचीव 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो अपकमिंग टारगेट है या भारत ने जो अचीवमेंट किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा है वो 31 जनवरी 2025 का डेटा है। इसमें बोला है 31 जनवरी 2025 तक भारत में जो टोटल सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल की है वो 100.3 गीगावाट की है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, सारी एनर्जीज शामिल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी का है, जो कि 47% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। 2014 में हमारे देश में इंस्टॉल कैपेसिटी 2.8 गीगावाट थी। और 2025 में हमारे देश में 100 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। क्लियर है। इसका क्रेडिट दिया जाता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को। और इस स्कीम को हमने फरवरी 2024 में लॉन्च किया था। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिया बाय द 2027। तो 2027 तक हमारा टारगेट है कि हमें लिम्फेटिक फाइलेरिया के सभी एक्टिव केसेस भारत में खत्म करने हैं। ये घोषणा किसने की है, हमारे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है जेपी नड्डा, उन्होंने ये घोषणा की है और वर्चुअली एक कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। 13 एंडेमिक स्टेट में ये कैंपेन आपको देखने को मिलेगा। इसका पर्पस है लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करना। कब तक, 2027 तक। ठीक है। अगर हम इस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन के बारे में बात करें तो ये 13 स्टेट के 111 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है जहां पर लिम्फेटिक फाइलेरिया के केसेस देखे जाते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरिया जो है इसे हाथी पांव के नाम से या फिर एलिफेंटाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बीमारी होती है वो राउंड वॉर्म के कारण, एक जो पैरासाइट होता है उसके कारण ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट टू बी मेड ऑटोनोमस।
अब यहाँ पे हमारे देश में जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है, इसे 2003 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। हमारे देश के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारा पर्पस है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का। इसका मोटो है कंजर्विंग द पास्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या चाहते हैं, हम इसको एक ऑटोनोमस संस्था बना लें। इसलिए यहाँ पर एक स्पेशल फाइनेंशियल कमेटी बनी है जो नेक्स्ट 6 ईयर के लिए क्या करेगी, नेक्स्ट 6 ईयर में ये स्टेब्लिश करेगी इस बॉडी को एज अ ऑटोनोमस बॉडी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट भी किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया सेट्स न्यू एचएस कोड फॉर जीआई टैग्ड राइस एक्सपोर्ट। अब हमारे देश में जो जीआई टैग राइस है, जैसे कि काला नमक राइस है, ब्लैक राइस है, रेड राइस है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये बासमती राइस से या नॉन बासमती राइस से हमारा जो जीआई टैग राइस है वो कैसे डिफरेंशिएट है, तो इसके लिए इसकी एक कोडिंग की जा रही है जिसका नाम है एचएस कोड। तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एचएस कोड, जो कि अलाउ करेगा एक्सपोर्ट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन रिकॉग्नाइज राइस वैरायटी, जैसे कि रेड राइस, ब्लैक राइस, काला नमक राइस, जो जनरल नॉन बासमती राइस से उसको डिफरेंशिएट करेगा। ये अमेंडमेंट हमारा कस्टम टैरिफ एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट करके ये सारी चीजें की जा रही हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब ये जो अमेंडमेंट होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर किया जाएगा। और इस पूरे एचएस कोड को मेंटेन करने का काम, मॉनिटर करने का काम, अलॉटमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करेगी। एचएस जो कोड है वो ग्लोबल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसको डेवलप करने का काम वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। क्लियर है, ये 6 डिजिट का कोड होता है जो कि कमोडिटी को असाइन किया जाता है। अगर हम इंडिया की रैंक देखेंगे राइस एक्सपोर्ट में, तो इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट है राइस एक्सपोर्ट में। लार्जेस्ट राइस इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है, चाइना, बांग्लादेश और अफ्रीकन नेशन आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, इंडिया होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कोई चीज जब भारत पहली बार करता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया पहली बार एनुअल कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है, किस पर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ये बेसिकली 55 कंट्री के इसमें जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नेंस के सेक्टर में पॉलिसी मेकिंग करने का काम ये करेंगे। इसकी थीम है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस कर रहा है, जिसका स्थापना 1930 में हुआ था। ठीक है जी, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है और रेड मोहम्मद वेंसेम इसके प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगे। नाउ, अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कुछ समय पहले फ्रांस गए थे और फ्रांस के प्रेसिडेंट को और फर्स्ट लेडी को इन्होंने कुछ गिफ्ट दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है डोकरा आर्ट के बारे में। तो डोकरा आर्ट वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग पॉस्चर में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इस तरीके की जो स्टैच्यूज हैं उनको मेटल कास्टिंग टेक्निक से तैयार किया जाता है, जो लगभग 4000 साल पुरानी टेक्निक है। इसे हम डोकरा आर्ट कहते हैं। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रो को हमने जो गिफ्ट प्रेजेंट किया है वो एक डायनामिक एक पोज है जो कि म्यूजिशियन का है, जो कि डोकरा आर्ट फॉर्म से संबंधित है, वो हमने गिफ्ट करने का काम किया है। 4000 पुरानी ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब फर्स्ट लेडी जो है, मतलब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ आप बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट लेडी है जिनका नाम है ब्रिगेड मैक्रोन, इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राजस्थान से जो निर्मित ये सिल्वर इनग्रेव्ड, आपको जो सिल्वर का पीस दिखता है, आपका मिरर, सिल्वर का मिरर है जिसमें क्या है, आपकी इनग्रेविंग की गई है, ये मिरर गिफ्ट करने का काम किया है। क्लियर है। 4th नंबर की जो इंटरनेशनल समिट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसको इंडिया होस्ट करेगा। अब जब भारत और फ्रांस मिल रहे हैं तो कई सारे एग्रीमेंट भी साइन होंगे। तो यहाँ पे 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर किया है। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को लॉन्च किया गया है। दोनों देश मिलकर डिजिटल साइंस के एरिया में काम करेंगे। ठीक है, फ्रांस का जो स्टार्टअप है वो भारत के इंक्यूबेशन, मतलब भारत के स्टार्टअप को इंक्यूबेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। 10 स्टार्टअप्स को ये बूस्ट करेगा। फिर हमने यहाँ पे को डिजाइनिंग, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन की बात की है हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, लोक सभा एक्सपांड ट्रांसलेशन सर्विस टू द 6 more लैंग्वेजेस।
ऑलरेडी लोकसभा में जो भी कार्रवाई होती है, लोकसभा में जो भी बातें होती हैं, वो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट की जाती है, क्योंकि सभी लोग सभी प्रकार की भाषाएं नहीं समझते। हमारा टारगेट है कि हमारे शेड्यूल 8 में जितनी 22 लैंग्वेजेस हैं सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो, लेकिन फिलहाल में 10 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन अवेलेबल था। कौन कौन सा? असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पे 10 प्लस 6 नई भाषाओं में यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसलेशन सुविधा उपलब्ध कराई है। कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू। ठीक है। अगर हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा एक टेम्पररी हाउस होता है। ठीक है। लोकसभा में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है जिसकी मिनिमम एज 25 साल होती है। स्पीकर लोकसभा का हेड होता है। यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से मतलब सभी इंडिविजुअल आके वोटिंग करते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर लीडर को चुनते हैं। लोकसभा में 550 सीट है, 530 सीट्स जो होती है वो स्टेट को और 20 सीट्स जो होती है वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट कमेटी रिव्यू द एग्जिस्टिंग रूल ऑन द नेशनल हाईवे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि जो नेशनल हाईवे हैं, और नेशनल हाईवे पे क्या होता है? टोल होता है और टोल टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी टोल टैक्स तो कलेक्ट कर रही है, लेकिन उस हिसाब से लोगों को सुविधाएं नहीं दे रही हैं, उस हिसाब से नेशनल हाईवे को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये कंसर्न रेज किया है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने, इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी न्यूज में है। अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करते हैं तो 1921 में इसका फॉर्मेशन हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है। और यहाँ पे रूल नंबर 308 जो है उसके अंदर लोकसभा में पब्लिक अकाउंट कमेटी की प्रोसीजर आपको दिख जाएगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा में स्पीकर इनको इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन इलेक्ट करते हैं और इस कमेटी का टेन्योर 1 साल का होता है। ठीक है। कोई भी मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं होता। नेक्स्ट है इंडियाज फिश प्रोडक्शन। इंडिया का फिश प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 23-24 में और ये बढ़कर 184 मिलियन टन हो चुका है। आप देख सकते हैं 2013-14 में ये 95 मिलियन टन था और 2023-24 में ये 184 मिलियन टन हो चुका है। मतलब भारत में फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और भारत सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो कि वर्ल्ड का 8% शेयर यहाँ पर रखती है फिश प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे हमारे देश में फिशरी सेक्टर को या फिर आपका ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 25-26 में जो बजट अलॉटमेंट किया गया है फिशरी सेक्टर को, वो 2703 करोड़ रुपीस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड लेंडिंग होती है फिशरी कम्युनिटी के लोगों को, फिशरमैन को, तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी 3 लाख रुपीस से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है? जो मरीन फिश प्रोडक्शन हुआ है वो डबल हो गया है। ठीक है। पिछले कुछ सालों में ये डबल हो चुका है। कितना? तो 10.52 लाख टन आपको मिल जाएगा। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम की शुरुआत जो है वो 2015-16 में की गई थी, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट था फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इसके अलावा हमने ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी लॉन्च किया है 2020-21 से 24-25 मतलब 5 सालों के लिए, जिसका बजट कितना है? 20,000 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर सारी बातें क्लियर हो रही हैं, सभी कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये रिवीजन के लिए है आपका मंथली कंपाइलेशन, तो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिलायंस कंज्यूमर लॉन्च स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर एट 10। तो यहाँ पे रिलायंस कंज्यूमर ने एंट्री कर दी है और स्पोर्ट ड्रिंक को लॉन्च कर रहे हैं। और रिलायंस ने अपनी एक स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च की है जिसका नाम है स्पिनर, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में केवल 10 रुपए में ये अवेलेबल होगी। और इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 3 ईयर में हमें $1 बिलियन की सेल करनी है। ये जो स्पोर्ट ड्रिंक है रिलायंस कंज्यूमर के साथ इसे को क्रिएट किया गया है फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर एंड करेंट कोच ऑफ श्रीलंका, जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। ठीक है। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड एट मौसम भवन। तो मौसम भवन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत का पहला ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है। जब हम 150th नंबर की एनिवर्सरी बना रहे थे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तब इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है।
तो आईएमडी दिल्ली स्ट्रीट के साथ मिलके ये काम किया गया है और इस तरीके के आर्ट वर्क, इस तरीके के पिक्चर्स को बनाया गया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन 1875 में हुआ था। ये वेदर फोरकास्टिंग करने का काम, डिजास्टर मैनेजमेंट करने का काम करती है। नेक्स्ट है रेल टेल सिक्योर 288 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट टू इम्प्लीमेंट कवच एंटी कोलिजन सिस्टम। तो कवच क्या है? दो ट्रेन्स के एक्सीडेंट होने से बचाने वाला सिस्टम कवच सिस्टम है। तो रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, और मैंने आपको सिखाया है कि 26 आपको नवरत्न कंपनी भी देखने को मिल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी है रेलटेल, इन्होंने 288 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये इंस्टॉल करेंगे कवच एंटी कोलिजन सिस्टम 71 स्टेशंस में, और लगभग 502 किलोमीटर के रूट को कवर किया जाएगा। इनका जो एरिया है जहाँ पे कवच को इंस्टॉल किया जाएगा वो दानापुर और सोनपुर डिवीजन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। तो कवच क्या है? कवच एक इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको कॉलिजन जब होता है, दो ट्रेन आपस में टकराती है, तो ऑटोमेटिकली इसमें ब्रेक अप्लाई हो जाता है और एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है बिस्लरी एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जॉइन हैंड टू रिस्टोर हेरिटेज वाटर बॉडी। तो यहाँ पर देखिएगा, बिस्लरी का एक सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है जिसका नाम है नई उम्मीद। नई उम्मीद के अंदर जो भी हिस्टोरिक वाटर बॉडीज है, किसी किले के अंदर है कोई वाटर बॉडी जो सूख रही है, जिसको कंजर्वेशन करने की जरूरत है, वो बिस्लरी करता है। तो बिस्लरी ने रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, और जो भी हमारी हेरिटेज साइट्स में बनी हुई वाटर बॉडीज है उनको प्रिजर्व करने का काम करेगा। इनिशियल फेजेस में 4 वाटर बॉडी को सिलेक्ट किया गया है। पहला है चांद बावरी जो कि राजस्थान में है, फिर है बावरी एट नीमराना राजस्थान में, पद्मा एंड रानी तालाब एट रणथंभौर फोर्ट जो कि राजस्थान में है, और बुड्ढा बूढ़ी पॉन्ड एंड द कलिंजर फोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन 4 वाटर बॉडी को सिलेक्ट किया है इनके कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है भारत टेक्स 2025। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होता है जिसका नाम है भारत टेक्स। नई दिल्ली में से ऑर्गेनाइज किया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इनोवेशन के लिए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत टेक्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसका मेन एजेंडा होता है फार्म टू फाइबर टू फैशन एंड फॉरेन मार्केट। इंडिया जो है वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, और इंडिया वर्ल्ड का 8.21% कंट्रीब्यूट करता है टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में। अब हमारा अपना एक टारगेट है। पहली चीज तो ये जो भारत टेक है, टेक से ये सेकेंड एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। भारत का टारगेट है कि हमें 3 लाख करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट को करना है। सॉरी, हमारा अभी जो एक्सपोर्ट है वो 3 लाख करोड़ रुपीस का, हमें इसको ट्रिपल करना है, मतलब 9 लाख करोड़ रुपीस करना है। कब तक? 2030 तक। ये भारत का टारगेट है। नेक्स्ट है पीएम मोदी टू इनोग्रेट फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। तो पहला एडिशन सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का भारत मंडपम में इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो भूटान के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है शेरिंग तोब्गे। ठीक है। सोल का फुल फॉर्म होता है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। इसमें दुनिया भर के अलग अलग डोमेन से, मतलब पॉलिटिक्स से, स्पोर्ट्स से, मीडिया, पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस, सभी सेक्टर से लोग आए और उन्होंने अपनी जो भी बातें थी यहाँ पर डिस्कस की। नेक्स्ट है आरएसएस इनॉग्रेट न्यू हेडक्वार्टर केशव कुंज इन न्यू दिल्ली। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नई बिल्डिंग इनॉग्रेट की गई है केशव कुंज, जिसका नाम है, नई दिल्ली में। ये 12 स्टोरी की बिल्डिंग है और लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनी हुई है, और 150 करोड़ रुपए के कॉस्ट से बनी है। इसमें हर एक पैसा जो है वो पब्लिक ने दिया है, मतलब डोनेशन से मिला है। इस हेडक्वार्टर में 3 बिल्डिंग है या 3 टावर्स है, साधना, प्रेरणा और अर्चना। साधना जो है वो डेडिकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के लिए, मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। प्रेरणा जो टावर है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, और अर्चना जो टावर है वो भी एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा जहाँ पे संघ के लोग रहेंगे। प्रेरणा और अर्चना टावर के बीच में एक स्टैच्यू है, और ये स्टैच्यू किसकी है? आरएसएस के फाउंडर जिनका नाम है केशव बलिराम हेडगेवार का स्टैच्यू आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू कंस्ट्रक्ट 10,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन 25-26। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2025-26 में हम 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन को करेंगे।
ठीक है, इसके अलावा हम हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे भी बनाएंगे लगभग 5800 किलोमीटर के। यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नेशनल हाईवे हैं, इनको मोनेटाइज करके हम क्या करेंगे, इन्हें मोनेटाइज करके हम 30,000 करोड़ रुपए का फंड जनरेट करेंगे और 35,000 करोड़ रुपए का फंड हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से लेकर आएंगे। इसके अलावा जो आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो रोड एक्सीडेंट के लिए हम कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए 128 करोड़ रुपीस का यहाँ पर बजट रखा गया है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमने 1000 से ज़्यादा जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं हाईवे पे, जहाँ पर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमने ऐसे 1000 से ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क भारत का है। भारत में लगभग 63.45 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो हमारे देश में जो नेशनल हाईवे हैं उनकी संख्या में 60% का इजाफा हुआ है। हमारे देश में 91,000 किलोमीटर के आपको नेशनल हाईवेज मिल जाएंगे। अगर हम इनकी कंस्ट्रक्शन स्पीड के बारे में बात करें तो 2014 में क्या था, 2014 में हमारे देश में 12.1 किलोमीटर पर डे की स्पीड से नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता था। लेकिन अब 2024 में हमारे देश में 33.8 किलोमीटर पर डे की स्पीड के साथ हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब हम एडवांस वेपन्स का, एडवांस सॉरी व्हीकल्स का, एडवांस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो कैपेक्स है वो भी 5.7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड लोन क्रॉस 10 लाख करोड़ रुपीस इन द कंट्री। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए अभी तक सैंक्शन किए गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दी है। इन्होंने बताया है कि जब हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम 2014 की बात करें, 2014 में हमने 4.26 लाख करोड़ रुपीस फंड को बांटा था, लोन दिया था। लेकिन अब हम लोगों ने 31 दिसंबर 2024 तक लगभग 10 लाख करोड़ जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इससे 7.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 2025-26 का जो यूनियन बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि इसलिए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर लोन दिया जाता है उस लोन की लिमिट को भी बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया गया था। ठीक है, अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा बूस्ट लाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, इस कमेटी का फॉर्मेशन 1993 में हुआ था जिसको हेड कर रहे थे आरवी गुप्ता, इसलिए इस कमेटी का नाम आरवी गुप्ता कमेटी है। और आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रिपेयर करने का काम नाबार्ड ने किया है। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जितने आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, आरआरबीज होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोऑपरेटिव है, सभी लोग जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर फॉर्म 31 मेंबर सिलेक्ट कमिटी टू एग्जामिन न्यू इनकम टैक्स बिल। अब यहाँ पे देखिएगा, एक 31 मेंबर की कमेटी बनाई गई है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा, जिसके हेड कौन है, इसके हेड आपको बैजंत पांडा जी देखने को मिल जाएंगे जो कि बीजेपी के एमपी हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे देश का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है ये लोग रिकमेंड करेंगे। अब प्रेजेंटली हुआ क्या है, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई हैं। जैसे कि अगली कमेटी बनाई गई है, हमारा जो एम्स न्यू दिल्ली है उसको हम चेंज करेंगे, उसे हम एक तरीके से नया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उसमें नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने एम्स को लेकर जाएंगे। तो नीति आयोग ने एक कमेटी को सेटअप किया है जिसको लीड कर रहे हैं बीके पॉल, और ये डेवलप करेंगे एक रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर और कौन सी कमेटी बनी है, तो आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाई है जो कि ट्रेडिंग के जो टाइमिंग होता है फाइनेंशियल मार्केट में उसको सेटलमेंट करने का काम, उसको रिव्यू करने का काम करेगी। इस कमेटी को हेड कर रहे हैं राधा श्याम राठौर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल गई है, मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो भी कमेटी बनी है उसके जो भी हेड है उसकी लिस्ट आपको दे दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होती है मैगजीन कैसे डाउनलोड करनी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो हमने फरवरी मंथ के जो भी नेशनल इवेंट्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड हम एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला है कि कितनी रामसर साइट जो है वो भारत में करेंटली काम कर रही है, क्योंकि भारत हाईएस्ट है एशिया में, तो भारत में 89 रामसर साइट्स आपको मिल जाएंगी।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कब लॉन्च किया था? जब प्रोजेक्ट टाइगर की हम 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे 2023 में। What was the total export value of India in 23-24? तो टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है? $778 बिलियन आपको एक्सपोर्ट वैल्यू भारत में देखने को मिलेगी। What was the theme of 10th Sci-Fi Science Film Festival जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था? थीम क्या थी? ग्रीन रिवोल्यूशन थी। Next, as of January 2025, what is India's total installed solar power capacity? It is 100.3 gigawatt. Okay. Next, by which year does India aim to eliminate lymphatic filaria? तो हमारा टारगेट है कि 2027 तक lymphatic filaria के सभी केसेस को हमें खत्म करना है। India introduced new HS code for which type of rice export? तो GI प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए। ऑप्शन नंबर सी। What is the name of newly inaugurated RSS headquarter? तो आंसर हो जाएगा केशव कुंज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। How many kilometer of national highway does India plan to construct in 25-26? तो करेक्ट आंसर इज 10,000 किलोमीटर के हम नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करेंगे। What is India's fish production for 23-24? It is 184 लाख टन। क्लियर है? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में स्पेशली जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसमें भर भर के पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ये जो कवच एंटी कोलिजन सिस्टम है वो कौन सा रेलवे डिवीजन या कहाँ पर इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? बाय द रेल टेल। रेल टेल ने क्योंकि 288 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट कंपाइलेशन में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।